हाँ दोस्तों, कि अब जैसे कि आज की न्यूज़ में द हिंदू पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस पेपर से रिलेटेड चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब अभी आज की न्यूज़ में हमने देखा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग डिस्टर्बिंग रियलिटी सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 12 में आप देखेंगे तो ये केस आया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 12 में आप देखेंगे एक केस आया हुआ। ठीक है, केस, ये चाइल्ड जो ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इस पे जो केस है, इस केस पर जो मेन मुद्दा है देखा जाए तो जिस तरह से डेटा हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरह से हमारे सामने जो डेटा हैं और डेटा हमें रूबरू करवाते हैं, और जिस तरह से अभी हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं को देखें कि जैसे शुक्रवार को, अभी हालिया में हम देखते हैं कि शुक्रवार को दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संगठित गिरोहों द्वारा बच्चों की तस्करी अ, और उनका व्यावसायिक यौन शोषण भारत में एक गंभीर रूप से विचलित करने की वास्तविकता है। अर्थात हम फिर से सुनते हैं, इसके जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संगठित गिरोहों द्वारा बच्चों की तस्करी और उनका व्यावसायिक यौन शोषण भारत में एक गंभीर रूप से विचलित करने वाली वास्तविकता है, जो सुरक्षात्मक कानूनों के बावजूद फल फूल रही है। मतलब कानून भी ऐसे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ये प्रक्रियाएं फल फूल रही हैं। न्यायालय ने कहा कि बाल तस्करी नेटवर्क की संरचना जटिल और बहुत स्तरीय होती है, जो नाबालिग पीड़ितों की भर्ती, परिवहन, आश्रय और शोषण के विभिन्न स्तरों पर काम करती है। निर्णय डेटा जैसे आगे है कि निर्णय जिसमें बाल तस्करी के मामले में साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश तय किए गए, कहा गया कि केवल मामूली असंगतियों के आधार पर ही तस्करी पीड़ित बच्चे की गवाही को अविश्वसनीय माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि ऐसी संगठित आपराधिक गतिविधियों देखने में ऊर्ध्वाधर इकाइयों की तरह संचालित होती हैं, जिनके कपटपूर्ण अंतर संबंध छल और धोखे के जरिए छिपाए जाते हैं, ताकि निर्दोष पीड़ितों को भ्रमित किया जा सके। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि पीड़ित की बात विश्वसनीय और संतोषजनक प्रतीक होती तो उसकी अकेली गवाही की पर्याप्त मानी जाती मानी सॉरी पर्याप्त मानी जानी चाहिए। तस्करी का शिकार बच्चे को न्यायालय द्वारा सह अपराधी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उसकी गवाही को एक घायल साक्षी के रूप में उचित महत्व और विश्वसनीयता दी जानी चाहिए। निर्णय लेने वाले न्यायमूर्ति वागसी ने बाल तस्करी और यौन शोषण को ऐसा अपराध बताया जो मानवीय गरिमा और शारीरिक अखंडता की बुनियादी पर प्रभार प्रहार 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 करता है। यह मामला बेंगलुरु में एक नाबालिग से संबंधित है। यह मामला हमने आगे बताया भी है। ये जो मामला है, जो बेंगलुरु में हुआ है, उससे संबंधित है। इस पूरे मामले का जो अगर निचोड़ देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी और यौन शोषण को भारत में गंभीर संगठित अपराध बताया। न्यायालय ने कहा कि पीड़ित बच्चों की विश्वसनीय गवाही अकेले पर्याप्त है। उसे सह अगर पीड़ित बच्चा है तो उसकी गवाही अकेले पर्याप्त है, उसे सह अपराधी ना माना जाए, अपराधी न माना जाए, साक्ष्यों का संवेदनशील मूल्यांकन हो और सामाजिक आर्थिक भेद्यता को ध्यान में रखा जाए। वहीं थोड़ा-सा देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हाइलाइटेड चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एज अ डिस्टर्बिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। It ruled that a trafficked child's credible testimony alone can sustain conviction as sensitive evaluation of evidence, rejected treating victims as accomplices, and stressed considering victims' socio-economic vulnerability while appreciating inconsistencies. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा?
जो बेंच बैठी हुई थी, जस्टिस मनोज मिश्रा और जयमाल्या बागची, उन्होंने इस पर विचार किया। और विचार क्यों किया? क्योंकि हाल ही में जब हम देखें तो ये जो कोर्ट का जजमेंट था, ये बंगलुरु का था। हाल ही में देखिए जजमेंट concerned a minor who was forcibly pushed into the illicit sexual intercourse by a gang of track of in Bangalore. Her persistent refusal to consent had led to her to be the मतलब ये कुल मिला के ये है कि जो केस था कि मतलब एक गैंग ग्रुप था और एक मतलब कमरा था, उसमें ज़बरदस्ती उसके साथ ऐसी हरकतें की गई, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो उससे संबंधित केस के सिनेरियो में ये केस सामने आया था। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हम उसको अपराधी मान लें, हम उस बच्चे का या उस अपराधी का बात सुनें। ऐसा एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें सुनना चाहिए, उसे अपराधी नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज़ हम देखें, ऐसी गिरोह जो चल रही हैं, हमारे जो कानून बने हुए हैं उसके बाद भी चल रही हैं। क्योंकि इनको जो काम करने के लिए होता है या संगठित क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं अ, आश्रय लेते हैं या इससे संबंधित जो इनकी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो ये अपना लेते हैं, उसी के बहाने इन्हें जो है इनका जो है शोषण होता है इस रूप में। अब इस प्रक्रियाओं में अपने जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि उसको हम उनकी बात को सुने और उनकी बात को सुनकर जो भी चीज़ें रीज़नेबल होती हैं हम उस पर एक्शन लें। ठीक है? अगर इस तरह चीज़ें होंगी तो किस तरह चीज़ें? ये उन्होंने कहा इस चीज़ को जो वहाँ पे हुआ था, तो जो वहाँ पे हुआ था साउथ में, तो उन कन्विक्शन ऑफ द गैंग मेंबर्स अंडर द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इस इसको किस लिए इन्होंने इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको लिखा। कानून की जो एक्ट है उस एक्ट के तहत इस एविडेंस को लिखा और उससे संबंधित वो जो है सेट द केस लेड वेयर द मोरल एंड material abandonment a child whom the state was constitutionally obliged to protect from the harm। तो उन्होंने ये कहा कि ये इसके तहत इस केस को लिखा गया और लिखने के पश्चात तो ये जो लिखने के पश्चात तो ये जो एक्ट है इस एक्ट के तहत केस को उन्होंने वो एफआईआर के रूप में लिखा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में। और ये जो केस चलते हैं ट्रैफिकिंग का किस रूप में चलते हैं? तो इस रूप में हम देखते हैं जैसे भर्ती परिवहन हम देख लिए, आश्रय हो गया, शोषण के क्षेत्रों में अपराध की विभिन्न इकाइयों का बिखरा और दिखने में असंबद्ध ढंग से काम करना, पीड़ित के लिए इन प्रक्रियाओं की पारस्परिक संबंधों मतलब आश्रय से संबंधित, परिवहन से संबंधित, कोई भर्ती के संबंधित, उससे ये जाते हैं और वहाँ पे इनको क्या होता है, इनका इसके रूप में शोषण होता है। ठीक है। हाँ, अब आपकी जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख लें, अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेश्चन आ सकता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन स्ट्राइक एट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ डिग्निटी एंड bodily integrity in light of recent Supreme Court guidelines and on appreciating victims' testimony, critically examine the role of judiciary in balancing fair trial rights of the accused with the victim-centric justice in the child trafficking cases। बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण मानवीय गरिमा और शारीरिक अखंडता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर सीधा प्रहार करते हैं। हालिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के संदर्भ में बाल तस्करी मामलों में न्यायालय की उस भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिसमें अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और पीड़ित केंद्रित न्याय के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। ये पेपर जीएस पेपर 2 और 1 से संबंधित है और इस पे ऐसी बातें होंगी। अब आगे देखेंगे कि अभी हालिया में आपके जो है प्रधानमंत्री जी बंगाल और असम जा रहे हैं, ठीक है? वेस्ट बंगाल, असम ये जा रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो
32,000 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है, उसका ये शिलान्यास करेंगे। अब वो प्रोजेक्ट में है क्या? यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट में हम देखें तो उस प्रोजेक्ट में यहाँ पर रानाघाट इन नादिया डिस्ट्रिक्ट में हम देखें तो एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक, ये जो प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, इसकी जो लागत आएगी वो पूरा वर्थ जो आएगा 32,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। वहीं पर जब ये क्या है, इन असम प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग लो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट बनाएंगे ये। ठीक है, एक एयरपोर्ट बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद ये पे द ट्रिब्यूट मार्टियर्स द एट शहीद स्मारक क्षेत्र इन बरगांव, वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज प्रक्रियाएं थी। तो अब पूछ लेगा कि रानाघाट राणाघाट इन नादिया डिस्ट्रिक्ट में हाईवे अभी हालिया में बना, तो कौन बनाया? आईआर का क्वेश्चन, 3200 करोड़ रुपया उसमें लगा। और उसके साथ साथ पूछ लेगा किसी एयरपोर्ट का नाम, गुवाहाटी एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कह देगा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। अब आगे हम चलते हैं, स्पेस के क्षेत्र में हम देखते हैं। स्पेस के क्षेत्र में जिस तरह डाटा हमें दिखता है, उस तरह अगर हम देखें तो इन स्पेस इनवाइट्स प्रपोजल टू इस्टेब्लिश स्पेस लैब्स अक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने क्या किया है, तो अगर इस पूरे का सार देखें तो ये इन्होंने कह रहे हैं कि अब जो ये जिस तरह से आंकड़े इन्होंने शेयर किए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने देश के आंतरिक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और भविष्य के लिए तैयार मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से भारत के चयनित शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित स्थापित करने हेतु जारी किया। तो अब स्थापित करने हेतु इन्होंने अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नाम से इन्होंने जारी किया है। अब इस पे हम इसकी चीजों के विषय में जानेंगे कि ये मूलतः है क्या। अगर उस तरह पढ़ें तो द इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस हैज रोल्ड आउट द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू इस्टेब्लिश अंतरिक्ष प्रयोगशाला एट सेलेक्टेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया एज द पार्ट ऑफ गोइंग। अगर हम देखें तो एक सिलेक्टेड एकेडमी की जाएगी। सिलेक्टेड एकेडमी में क्या किया जाएगा, इससे संबंधित वो इसको स्थापित किया जाएगा। में जैसे इन स्पेस ने भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु चयनित शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने। अब शैक्षणिक, अब स्पेस के क्षेत्र में अगर हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना है तो हमें अपनी जनरेशन को मजबूत करना होगा। और जनरेशन कहाँ से मजबूत होती है? स्कूल से। तो स्कूल अगर हम उनको जो है 9th 10th 6th से ही अगर हम स्पेस प्रयोगशाला अगर उनके स्कूल में एक सिलेबस में डाल दें या वहाँ रख दें, तो जो चयनित चयनित संस्थान हैं, तो वो चयनित शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। यह पहल व्यवहारिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी, जिसमें प्रति संस्थान 5 करोड़ तक 75% वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, इन स्पेस हैज लॉन्ग एंड राइट एन आर एफ पी request for proposal to set up अंतरिक्ष प्रयोगशाला
in select academic institutions to strengthen India's space ecosystem. The initiative offers hands-on trainings, promotes applied research and innovation, and provides up to 75% funding capped at 5 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन इस पे लगेगा। अब जैसे ही ये करेंगे तो इससे क्या करेंगे कि इससे ये होगा कि अब जो हमारे एकेडमिक लेवल पर लोग सीखेंगे तो इसमें नवाचार स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार आएगा, नई-नई चीज़ें होंगी, नई-नई चीज़ों का डेवलपमेंट होगा और अभी से अगर बच्चे सीखेंगे तो मानी बात है कि अच्छा-सा एक पर्यावरण इससे संबंधित एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। और इससे संबंधित जो ये पेपर किस पेपर से संबंधित है? साइंस टेक वाले हिस्से को पकड़ता है और जीएस पेपर 3 से ये संबंधित है। इनो इनिशि अब क्वेश्चन किस तरह यूपीएससी पूछ सकती है? वो क्वेश्चन पूछेगी इनिशिएटिव लाइक इन स्पेस अंतरिक्ष प्रयोगशाला सिग्निफाई एज शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक स्पेस गवर्नेंस टू एन इनोवेशन ड्राइवन स्पेस इकोसिस्टम। Critically examine this transition and analyze its implications for academic autonomy, private sector participation, strategic security, and India's long-term space competitiveness. अब वही हिंदी वाले इन स्पेस की अंतरिक्ष प्रयोगशाला जैसी पहले भारत में राज्य केंद्रित अंतरिक्ष शासन से नवाचार आधारित अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संक्रमण को दर्शाती हैं। इस परिवर्तन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा शैक्षणिक स्वायत्तता, निजी क्षेत्र की भागीदारी, रणनीतिक सुरक्षा और भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धात्मक पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है? वहीं पर हम आगे की न्यूज़ में देखें तो हमने अभी इस न्यूज़ में पढ़ा तो ये जो इन्होंने कहा कि ऐसे ही होगा तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि अब जो छात्र शोधकर्ता थे मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्पेस के जो प्रमोशन निदेशक जो थे विनोद कुमार ने कहा है कि छात्रों शोधकर्ताओं और उद्योग के लिए साझा कार्यस्थल बनाकर ये प्रयोगशालाएं अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्रारंभिक चरण के नवाचार और वास्तविक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देंगी। ठीक ठीक। अब आगे रह गया है आपका 2 चीज़, क्योंकि टाइम कम तो इसलिए ये केरला 2.0 ए कॉल टू रिकॉल द स्टेट ये आपका एडिटोरियल है, ठीक है? एडिटोरियल है और एडिटोरियल ये आपको कल या परसों में इस पे न्यूज़ आ जाएगी कि क्या है ये, ठीक? और द सिग्निफिकेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल ये भी आपका एडिटोरियल है, ये भी कल ठीक। तो आज की न्यूज़ में मोटा-मोटा हमने जो देखा वो पहला जो न्यूज़ हमने जो वहाँ से पकड़ा तो वो क्या था कि उन्होंने ये बताया कि ऐसा है कि जो हमारा सेक्सुअल अब्यूज़ेज़ हो रहे हैं अर्थात जिससे कि बहुस्तरीय एक नेटवर्क बन चुका हुआ है ये। तो उस पर कैसे कमियाँ लाई जाएँ, ठीक है? और उन कमियों को कैसे हटाया जाए, इनमें भी अगर हम डेटा देखें तो बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है? इनमें भी बहुत सारे डेटा हैं, अगर हम उठा के डेटा को पकड़ें, तो बहुत सारे डेटा हैं, जैसे हम देखें, यहीं होगा डेटा अ, पॉक्सो एक्ट भी चर्चे में रहा, उसी से रिलेटेड देखेंगे। पॉक्सो एक्ट भी चर्चे में रहा। तो ये भी देख लेना कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो चीज़ें होंगी, वही उनसे संबंधित चीज़ें। तो ये पॉक्सो एक्ट भी रहा। तो
एक चीज़ और इसमें थोड़ा-सा लैक हो रहा है कि एक न्यूज़ और थोड़ी-सी उसमें थी। वो न्यूज़ थोड़ी इससे मतलब इन स्पेस से तो थी ही, लेकिन वो न्यूज़ हाँ, इंडस्ट्री से कुछ रिलेटेड थी वो न्यूज़। तो वो न्यूज़ हम कल काम करेंगे, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और अभी हम यहीं तक समाप्त। ठीक है? थैंक यू।